Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Dear students, we are going to start the last segment of Unit 19 of FSC Physics Part 2. The last segment is लेज़र. अब बच्चों लेज़र क्या है, लेज़र किस तरह से काम करता है, लेज़र की कितनी टाइप्स हैं और लेज़र की एप्लीकेशंस क्या हैं, ये हम इस सेगमेंट में पढ़ेंगे. लेकिन लेज़र का टॉपिक शुरू करने से पहले कुछ टर्मिनोलॉजीज़ हैं रिलेटेड टू द लेज़र एक्शन, पहले उनको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज़ मेंट बाय फोटोनिक्स. फोटोनिक्स इट इज़ ब्रांच ऑफ फिज़िक्स. जिस तरह से बच्चों आपने इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ी है, इलेक्ट्रॉनिक्स में इंटरेक्शन स्टडी करते हैं बिटवीन इलेक्ट्रॉन्स एंड बल्क मैटर एट क्वांटम लेवल. इसी तरह से जो फोटोनिक प्रिंसिपल मेड डिवाइसेस होती हैं उनमें हम इंटरेक्शन पढ़ते हैं बिटवीन फोटॉन्स एंड बल्क मैटर एट क्वांटम लेवल. सो इट इज़ ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच इन्वॉल्व्स विद द इंटरेक्शन बिटवीन फोटॉन्स एंड बल्क मैटर at quantum. So this is branch of modern physics कह लें, branch of simple physics कह लें. So photonics mean बच्चों branch of physics which deals with interaction between photons and bulk matter at quantum level. Now what are the processes of photonics? बच्चों फोटॉनिक के कुछ प्रोसेसेस हैं जिनको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं. प्रोसेसेस ऑफ फोटॉनिक्स. इन जनरल फोटॉनिक डील विद टू प्रोसेसेस. फर्स्ट ऑफ ऑल, नंबर वन, इंड्यूस्ड एब्जॉर्प्शन. इसको बच्चों स्टिमुलेटेड एब्जॉर्प्शन भी बोलते हैं. पहला प्रोसेस विच इज़ इन्वॉल्व्ड इन दिस ब्रांच ऑफ फिजिक्स दैट इज़ इंड्यूस्ड एब्जॉर्प्शन या स्टिमुलेटेड एब्जॉर्प्शन. दूसरा प्रोसेस इट इज़ एमिशन. सेकंड प्रोसेस ऑफ फोटॉनिक इज़ एमिशन. अब एमिशन बच्चों आगे फिर दो टाइप्स की है. वन इज़ नेम्ड एज स्पॉन्टेनियस एमिशन एंड द अदर वन इंड्यूस्ड या स्टिमुलेटेड एमिशन. सो दीज आर द थ्री प्रोसेसेस ऑफ फोटॉनिक्स. वन प्रोसेस इज़ रिलेटेड टू एब्जॉर्प्शन विच इज़ इंड्यूस्ड और स्टिमुलेटेड एब्जॉर्प्शन. बच्चों एब्जॉर्प्शन स्पॉन्टेनियस नहीं होती. एब्जॉर्प्शन के लिए इंसिडेंट फोटॉन का होना ज़रूरी है. इसका मतलब है कि जब हम एब्जॉर्प्शन का फिनोमेना पढ़ेंगे, कोई भी एटम जब लोअर एनर्जी स्टेट से हायर एनर्जी स्टेट जाएगा तो इंसिडेंट फोटॉन रेजोनेंस क्रिएट करेगा और प्रोसेस होगा एब्जॉर्प्शन का. इसका मतलब है एब्जॉर्प्शन खुद ब खुद नहीं होती. एब्जॉर्प्शन के लिए इंसिडेंट फोटॉन रिक्वायर्ड है, इसलिए एब्जॉर्प्शन सिर्फ इंड्यूस्ड या स्टिमुलेटेड होती है. लेकिन एमिशन स्पॉन्टेनियस भी हो सकती है, इंड्यूस्ड और स्टिमुलेटेड भी हो सकती है. यानी एक एक्साइटेड एटम खुद ब खुद भी डी एक्साइट कर सकता है और विद द हेल्प ऑफ एक्सटर्नल फोटॉन थ्रू रेजोनेंस उसको स्टिमुलेटिंग मेथड के ज़रिए भी एमिशन करवाई जा सकती है. इसका मतलब है कि एमिशन दो टाइप की है, स्पॉन्टेनियस और इंड्यूस्ड, और एब्जॉर्प्शन एक टाइप की है विच इज़ इंड्यूस्ड और स्टिमुलेटेड. सो दीज आर द थ्री प्रोसेसेस ऑफ फोटॉनिक्स. फिर बच्चों बता रहा हूँ वेरी इंपॉर्टेंट मैटर डिस्कस करने जा रहे हैं, लेज़र एंड लेज़र ऑपरेशन. और लेज़र ऑपरेशन को अंडरस्टैंड करने के लिए इन चीज़ों का जानना ज़रूरी है. इट इज़ फोटॉनिक्स, ब्रांच ऑफ फिजिक्स which deals with interaction between photon and bulk matter at quantum level. Processes of photonics: induced absorption. Number 2, spontaneous emission. Number 3, induced emission. So दो processes are related to emission. So we are representing a single number 2 here, but it is further subdivided into spontaneous and induced emissions. Induced absorption. Look here, the induced absorption process in the diagram. This is the lower energy state of this atom which is labeled as E1, and this is the higher energy state of the atom which is E2.
E2 स्टेट इज़ हायर देन E1। अगर एक फोटान जिसकी एनर्जी HF हो और इन दोनों एनर्जी के डिफरेंस की इक्वल हो, मीन E2 माइनस E1 की इक्वल हो, अगर ये वाला फोटान यहाँ से पास करता है, इट मीन्स इस एटम के साथ इंटरेक्ट करता है। दिस इज़ अ फोटान which I have told you in process of photonic photon. This is the matter. It is a single atom of matter. It means we have bulk of matter here, we have a large number of atom here, but interaction involves at quantum level. So जब एक एटम लोअर एनर्जी स्टेट E1 से मूव करके हायर एनर्जी स्टेट E2 पे चला जाता है, आफ्टर interaction with a photon of energy HF which is exactly equal to the difference between the energies of these two states, this process is named as induced absorption. अब यही एटम जो लोअर एनर्जी स्टेट पे था, E1 पे था, अब इस हायर एनर्जी स्टेट E2 पे आ गया है विच इज़ ग्रेटर देन E1। अब इस एटम ने इस फोटान को अब्ज़ॉर्ब कर लिया है। अगर ये फोटान ना होता तो ये वाला एटम रेजोनेट करके E1 स्टेट से E2 स्टेट में ना जाता। इसका मतलब है कोई भी एटम लोअर एनर्जी स्टेट से हाई एनर्जी स्टेट में स्पॉन्टेनियसली नहीं जाता, बल्कि इंड्यूस्ड अब्जॉर्प्शन के प्रोसेस से ही जाता है। सो व्हाट इज मेंट बाय इंड्यूस्ड अब्जॉर्प्शन? व्हेन एन एटॉमिक सिस्टम मूव्स फ्रॉम लोअर एनर्जी स्टेट E1 टू हायर एनर्जी स्टेट E2 आफ्टर इंटरेक्शन, जिसको बच्चों रेजोनेंस भी बोल रहे हैं। व्हेन एन एटॉमिक सिस्टम मूव फ्रॉम लोअर एनर्जी स्टेट E1 टू हाई एनर्जी स्टेट E2 आफ्टर इंटरेक्शन विद अ फोटॉन ऑफ एनर्जी HF which is equal to E2 minus E1, this process is called induced absorption. So once again, first process of photonic induced absorption. When an atomic system which is initially in low energy state E1 moves to high energy state E2 after interaction with the photon whose energy is HF which is equal to E2 minus E1, this process is known as induced absorption. अब इसका रिवर्स प्रोसेस जो हम पढ़ने जा रहे हैं दैट इज़ एमिशन। तो पहले तो बच्चों ये देखते हैं कि एमिशन है क्या, फिर देखते हैं कि स्पॉन्टेनियसली कब होती है, फिर देखते हैं इंड्यूस्ड कब हो सकती है और कैसे इसको करते हैं। सो एमिशन। अब बच्चों रिवर्स प्रोसेस है, फोटान नहीं है। अब एटम इस हायर एनर्जी स्टेट में मौजूद है पहले से ही, और वो एटम उस हायर एनर्जी स्टेट से मूव करके लोअर एनर्जी स्टेट में आता है और एक फोटान एमिट करता है जिसकी एनर्जी HF है और वो E2 माइनस E1 के ही इक्वल है। नो, व्हाट इज एमिशन? व्हेन एन एटॉमिक सिस्टम मूव फ्रॉम हायर एनर्जी स्टेट टू लो एनर्जी स्टेट आफ्टर एमिटिंग ए फोटान whose energy HF is equal to E2 minus E1, this process is known as emission. फिर अंडरस्टैंड करें कि एक एटॉमिक सिस्टम हाई एनर्जी स्टेट में है, वहाँ से मूव करके एटॉमिक सिस्टम लो एनर्जी स्टेट में आ गया है और उसने एक फोटान इमिट किया है जिसकी एनर्जी HF जो किसकी इक्वल है, E2 माइनस E1 की इक्वल है। दिस प्रोसेस इज नोन एज एमिशन। नो, व्हेन एटॉमिक सिस्टम मूव फ्रॉम, मैं मॉडिफाई करता हूँ इसी डेफिनेशन को, हायर एनर्जी स्टेट E2 टू लोअर एनर्जी स्टेट E1, when an atomic system move from high energy state E2 to low energy state E1 after emitting a photon, this process is called emission. This is the second process of photonic, when an atomic system which is actually was present in high energy state E2 move to lower energy state E1 after emitting a photon, this process is called emission. अब अगर ये प्रोसेस बाई इट सेल्फ हो और एमिटेड फोटान की एनर्जी आपको बताया है कि दोनों लेवल की एनर्जी के डिफरेंस के इक्वल हो, तो फिर इस एमिशन को स्पॉन्टेनियस एमिशन ही कहते हैं। अब अंडरस्टैंड करना है कि व्हेन एन एटॉमिक सिस्टम मूव फ्रॉम हाई एनर्जी स्टेट E2 टू लो एनर्जी स्टेट E1 बाई इट सेल्फ, खुद ब खुद, बाई एमिटिंग ए फोटान,
of energy HF which is equal to E2 minus E1, the process is named as spontaneous emission. So what is spontaneous emission? Spontaneous emission, when an atomic system moves from higher energy state E2 to lower energy state E1 by emission of photon of energy HF which is equal to E2 minus E1 by itself. This emission is termed as spontaneous emission. Again बच्चों, emission. When an atomic system moves from high energy state to low energy state by emitting a photon, process is known as emission. And what is meant by spontaneous emission? When an atomic system moves from high energy state E2 to low energy state E1 by emission of photon of energy HF which is equal to again difference between the energies of two states E2 minus E1 by itself, खुद ब खुद फिनोमेना हो, कोई रेजोनेंस नहीं हुई बच्चों, यहाँ पर हमने कोई एक्सटर्नल फोटॉन इंसिडेंट नहीं किया, बल्कि एटम खुद ब खुद हायर एनर्जी स्टेट से लोअर एनर्जी स्टेट में आ गया है बाय एमिटिंग ए फोटॉन which is here. This is the emitted photon. This emission is termed as spontaneous emission. अब बच्चों अंडरस्टैंड करें काम की बात. Normally the mean lifetime of an atom in a higher energy state which is named as excited state. This is the ground state of atom. If atom is in this state, it means atom is in excited state. So normally mean lifetime of an atom in excited state is very short and it is about 10 raised to power minus 8 second. फॉर एग्जाम्पल ये एटम इस एक्साइटेड स्टेट में है तो आम तौर पर इस स्टेट के अंदर इस एटम का जो मीन लाइफ टाइम है दैट इज 10 रेज टू पावर माइनस 8 सेकंड. हम क्या कह रहे हैं कि जब ये एटम थ्रू इंड्यूस्ड एब्जॉर्प्शन E1 से स्टेट E2 में गया था तो अब उधर जाकर बैठ नहीं जाएगा. अगर मैं इस स्टेट को नॉर्मल या ग्राउंड स्टेट ऑफ एटम कॉल करूं और इसको एक्साइटेड स्टेट ऑफ एटम बोलूं जिसको हम हायर एनर्जी स्टेट E2 लेबल कर रहे हैं तो हम बोल रहे हैं कि इस स्टेट में एटम परमानेंटली स्टे नहीं करेगा. इस स्टेट के अंदर इस एटम की एग्जिस्टेंस, प्रेजेंस या जिसको मैं लाइफ टाइम बोल रहा हूँ नॉर्मली इट इज़ 10 रेज़ टू पावर माइनस 8 सेकंड. यानी इतने टाइम के अंदर या इतने टाइम के जस्ट कंप्लीशन होने पे ये एटम खुद ब खुद मूव करेगा फ्रॉम हाई एनर्जी स्टेट E2 से लो एनर्जी स्टेट E1 विद द एमिशन ऑफ फोटॉन ऑफ एनर्जी HF which is equal to E2 minus E1. दिस एमिशन इज नोन एज स्पॉन्टेनियस एमिशन. लेकिन बच्चों कुछ एक ऐसे भी एटॉमिक सिस्टम में होते हैं, कुछ ऐसे भी मटेरियल्स हैं, उनके अंदर कुछ ऐसी भी एक्साइटेड स्टेट्स होती हैं जिनका मीन लाइफ टाइम इससे मच हायर होता है. ये मीन लाइफ टाइम कितना है? ये एक ऑर्डिनरी एक्साइटेड स्टेट का मीन लाइफ टाइम है. जो मेटास्टेबल स्टेट हम बोल रहे हैं जिनको एक्साइटेड स्टेट ही कहते हैं, इससे पहले वाले टॉपिक में पढ़ कर आए हैं, उसमें एटम 10⁻³ सेकंड तक स्टे कर सकता है. इट मीन्स कि मेटास्टेबल स्टेट में एटम का जो लाइफ टाइम है वो रिलेटिव टू एन ऑर्डिनरी एक्साइटेड स्टेट वो बहुत बड़ा होता है. नॉर्मली मीन लाइफ टाइम ऑफ एन एटॉमिक सिस्टम इन एक्साइटेड, जिसको बच्चों हायर एनर्जी स्टेट इज़ 10 रेज़ टू पावर माइनस 8. कि आमतौर पर बच्चों जो मीन लाइफ टाइम है एक एटॉमिक सिस्टम का हायर एनर्जी स्टेट में वो 10 रेज़ टू पावर माइनस 8 सेकंड है. बट इन सम एटॉमिक सिस्टम देयर आर लॉन्ग लाइव्ड एक्साइटेड higher energy states. But in some atomic system there are long lived excited energy states called metastable state in which an atomic system remains for 10 raised to power minus 3 second. First off, मैंने आपको बच्चे बताया है कि आम तौर पर हायर एनर्जी स्टेट का मीन लाइफ टाइम 10 रेज़ टू पावर माइनस 8 सेकंड होता है. ये ऑर्डिनरी एक्साइटेड स्टेट हैं. ऐसी स्टेट तो हर एटम में मौजूद होती हैं, लेकिन कुछ ऐसे मटेरियल हैं जिनके एटमों में
ऐसी भी एक्साइटेड स्टेट होती है। एक्साइटेड स्टेट एक एटम के अंदर बच्चों बहुत सारी हैं। इसका ऑर्डिनरी एक्साइटेड स्टेट तो हर मटेरियल के हर एटम में मौजूद हैं, लेकिन जो ये स्पेशल टाइप की एक्साइटेड स्टेट है जिसको हमने बच्चों मेटास्टेबल स्टेट का नाम दिया है, जो लॉन्ग लाइव्ड है, जिसमें एक एटॉमिक सिस्टम 10⁻³ सेकंड तक रह सकता है, ये हर मटेरियल में नहीं होती और लार्ज नंबर में भी नहीं होती। यानी किसी स्पेसिफिक मटेरियल के एटॉमिक सिस्टम में वन और फ्यू ही मेटास्टेबल स्टेट्स एक्सपेक्ट हो सकती हैं। अब किन मटेरियल में ये स्टेट्स हैं और ऐसी स्टेट का होना किस पर्पज़ के लिए यूज़फुल है, ये हम आगे सेगमेंट में पढ़ने वाले हैं जब हम लेज़र ऑपरेशन स्टडी करेंगे। सो when atomic system move from high energy state to low energy state after emission of photon of energy E2 minus E1 by itself, this emission is known as spontaneous emission. Now, what is stimulated emission? Stimulated emission. अब बच्चों फॉलो करें प्रोसेस को। एक एटम है हाई एनर्जी स्टेट में है, इट मीन्स ये एटम एक्साइटेड स्टेट में है और ये एक्साइटेड स्टेट नॉर्मल नहीं है, बल्कि जैसा कि बच्चों आपको बताया ये मेटा स्टेबल स्टेट है, जिसका मीन लाइफ टाइम आपको 10⁻³ सेकंड बताएं। अब बच्चों ये टाइम मच लार्जर है देन दिस टाइम। इट मीन वी हैव एन ऑप्शन टू स्टिमुलेट दिस एक्साइटेड एटम विद द हेल्प ऑफ एन एक्सटर्नल फोटॉन। अब ये एक्सटर्नल फोटॉन कहाँ से आया है, ये बाद में जब हम लेज़र ऑपरेशन पढ़ेंगे वहाँ पर बताएंगे। अभी तो हम अज्यूम कर रहे हैं कि एक एटॉमिक सिस्टम हाई एनर्जी स्टेट में है और सराउंडिंग में एक फोटॉन मौजूद है जिसकी एनर्जी एग्जैक्टली इन दो लेवल के दरमियान है। अगर ये फोटॉन इस टाइम से पहले इस एटम के साथ इंटरैक्ट करता है तो फिर जब ये एटम इस हाई एनर्जी स्टेट से स्टेट में आएगा तो फिर दो फोटॉन होंगे। एक ये वाला फोटॉन जिसने ये रेजोनेंस करवाई है और दूसरा वो फोटॉन जो इस एटम ने इजेक्ट किया। और अगर मेटास्टेबल स्टेट में एटम रहता है, सराउंडिंग में कोई एक्सटर्नल फोटॉन नहीं है, तो जिस वक्त लाइफ टाइम पूरा हो जाएगा एटम विल स्पॉन्टेनियसली emit a photon of energy HF which is equal to E2 minus E1। यानी बच्चों हम ये नहीं कह रहे कि मेटास्टेबल स्टेट में से एटम हमेशा स्टिमुलेट करके ही आता है। भाई जब भी एटम ग्राउंड स्टेट के अलावा किसी भी हाई एनर्जी स्टेट में होगा तो इट विल रिटर्न टू ग्राउंड स्टेट बाय इटसेल्फ। लेकिन ये तो हम अपनी ख्वाहिश पे वो प्रोसेस है जो अगर करना चाहें तो कर सकते हैं, जिसको स्टिमुलेटेड एमिशन का नाम दे रहे हैं। अब अगर एक एटॉमिक सिस्टम है, इवन इट हैज़ मेटास्टेबल स्टेट, उसको आप एक्साइटेड स्टेट में ले जाएं, वो ऑटोमेटिकली नॉर्मल स्टेट में आएगा, ग्राउंड स्टेट में आएगा आफ्टर द लाइफ टाइम ऑफ दैट पर्टिकुलर स्टेट। तो अब अगर तो टाइम की रेंज 10⁻⁸ सेकंड है तो फिर तो ये इंटरेक्शन पॉसिबल नहीं है, फिर तो उस एटम को रेजोनेंस करवाने का, रेजोनेट करवाने का टाइम ही हमारे पास नहीं है, तो स्टिमुलेटेड एमिशन पॉसिबल नहीं है। स्टिमुलेटेड एमिशन पॉसिबल तब हो सकती है कि एटम इस हाई एनर्जी स्टेट में कुछ टाइम के लिए ठहरे और हमें एक्सटर्नल फोटॉन से एमिशन का प्रोसेस रेजोनेट करवाने का वक्फा मिल जाए, टाइम मिल जाए। तो इसलिए हम बोल रहे हैं कि ये प्रोसेस हर एटॉमिक सिस्टम में नहीं होता, ये प्रोसेस कुछ मखसूस एटॉमिक सिस्टम के अंदर कुछ मखसूस स्टेट्स के दरमियान ही पॉसिबल है। तो डेफिनेशन इसकी ज़रा देखें, व्हेन एन एटॉमिक सिस्टम इज़ इन हायर एनर्जी स्टेट E2, जिसको मैंने बच्चों मेटा स्टेबल स्टेट कहा है। सो व्हेन एटॉमिक सिस्टम इज़ इन हाई एनर्जी स्टेट E2 which is metastable state moves to lower energy state E1 after interaction with a photon of energy HF which is E2 minus E1. Now there are two photons of same energy traveling in the same direction in same phase. This process is called
induced or stimulated emission. So watch here, stimulated emission. Suppose this atomic system is in metastable state. It moves to lower energy state E1 after interaction with the external photon of energy Hi, which is equal to E2 minus E1. Now we have two photons. अब हमारे पास दो फोटॉन हैं, दोनों की एनर्जी बराबर है, दोनों एक ही डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहे हैं, दोनों का फेज क्या है, सेम है. इस एमिशन को बच्चों स्टिमुलेटेड एमिशन बोलते हैं. अब ये जो इंसिडेंट फोटॉन था इसको हम स्टिमुलेटिंग फोटॉन कहते हैं. दिस इज स्टिमुलेटिंग फोटॉन. अब जब स्टिमुलेटेड एमिशन हो जाएगी तो ये वाला फोटॉन तो जस्ट यहाँ से गो थ्रू करेगा, सिर्फ इस एटम को रेजोनेट करवाएगा, इस एटम को कंपेल करेगा कि वो अपने इस लाइफ टाइम से पहले ही डी एक्साइट हो जाए, लो एनर्जी स्टेट में चला जाए, और जो उसने फोटॉन ऑलरेडी अब्जॉर्ब किया था ड्यूरिंग द इंड्यूस्ड अब्जॉर्प्शन प्रोसेस, उस फोटॉन को वो इजेक्ट करेगा. अब दो फोटॉन हैं, एक तो वही जिसको स्टिमुलेटिंग फोटॉन कह रहे हैं और दूसरा स्टिमुलेटेड. अब स्टिमुलेटिंग फोटॉन मीन इंसिडेंट फोटॉन, एक्सटर्नल फोटॉन, और जो फोटॉन इसने एमिट किया है दैट इज स्टिमुलेटेड फोटॉन. अब इसकी एनर्जी और उसकी एनर्जी दोनों सेम हैं, दोनों की डायरेक्शन ऑफ मोशन सेम है, दोनों सेम फेज में हैं, दोनों की फ्रीक्वेंसी सेम ही, दोनों की एनर्जी सेम है, दोनों एक ही कलर के हैं. अगर इस फोटॉन का कलर रेड है तो स्टिमुलेटेड का भी रेड ही है. अगर इस फोटॉन का कलर ग्रीन है तो स्टिमुलेटेड फोटॉन का कलर भी ग्रीन ही है. उसकी रीज़न फिर बता रहे हैं, क्योंकि इसकी एनर्जी उन दोनों लेवल की एनर्जी के डिफरेंस के इक्वल है. नाउ once again I want to recall the whole terminologies which is we are going to discuss in our topic. Photonics, interaction between photon and bulk matter at quantum level. Processes of photonics, absorption and emission. Absorption बच्चों बताया एक तरह की है, उसको इंड्यूस अब्जॉर्प्शन कहते हैं. और इंड्यूस अब्जॉर्प्शन क्या है कि व्हेन एटॉमिक सिस्टम मूव फ्रॉम लोअर एनर्जी स्टेट E1 टू हायर एनर्जी स्टेट E2 आफ्टर absorbing a photon, after interaction with a photon of energy Hi which is equal to E2 minus E1, process is known as induced absorption. अब जब भी induced absorption होती है तो फिर उसके बाद emission नहीं होना है. emission का मतलब क्या है कि when an atomic system move from high energy state E2 to low energy state E1 after emitting a photon, process is emission. And if it emit photon by itself, spontaneous emission. And if the emission is caused by स्टिमुलेटिंग फोटॉन, दैट एमिशन इज नेम्ड एज स्टिमुलेटेड एमिशन. लेकिन बच्चों एक बात ध्यान में रखनी है कि अगर तो मेटास्टेबल स्टेट एग्जिस्ट ना कर रही हो किसी एटॉमिक सिस्टम में तो फिर स्पॉन्टेनियस एमिशन ही हो सकती है. क्यों? वी मस्ट रिक्वायर अ लिटिल टाइम फॉर द रेजोनेंस, और लिटिल टाइम रेजोनेंस का तब ही अवेलेबल हो सकता है इफ़ देयर आर लॉन्ग लाइव्ड एक्साइटेड स्टेट्स which are named as metastable state. Lifetime of atom in metastable state is much higher than the lifetime of an atom in ordinary excited state. अब इसके मुकाबले में this time is much higher. अब अगर हम देखना चाहें रेशो लेकर चेक कर लें कि how much this time is greater than this, तो दोनों वैल्यूज़ की बच्चों ज़रा रेशो लेकर देखें. 10 raised to power minus 3 divided by 10 raised to power minus 8 second, you get 10 raised to power 5. It means this time, yani lifetime of metastable state is 10 raised to power 5 times longer than lifetime of an ordinary excited state.